बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो काम है हम आपको काम कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इलेक्ट्रो, अगर इतना वर्ड यहाँ आते हैं और यहाँ पर ये वर्ड आते हैं, सो ये रिप्रेजेंट करता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या बोलता है ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और ये क्या आपको बताता है, ये आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बताता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। एक आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दूसरा आपको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ध्यान सुनना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इसको अगर हमें थोड़ा समझना होगा तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन प्रयास रहेगा यहाँ पर समझाने का। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये चार्ज की वजह से होता है। जब दो चार्जेज आमने सामने होते हैं उनके बीच में जो फोर्स वगैरह लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जब दो आप इसकी मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब पोल्स, है ना, मैग्नेट चुंबक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी वजह से क्रिएशन होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब आप बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन हमने आपको पिछले क्लास में वीडियोज में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि भाई रेडिएशन का मतलब क्या होता है। तो जब कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और देन आफ्टर वहां पर फिर जब वो बैक करता है, बैक करने के दौरान उसे लगता है कि यार इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, तो फिर बाकी की एनर्जी को वो जब बाहर रिलीज करता है, दैट इज नोन एज रेडिएशन, रेडिएशन बोलते हैं। तो अब इसमें अगला जो टर्म हमारे आता है वो टर्म आता है एनर्जी के बारे में। एनर्जी का यहाँ पर बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ सवाल आपसे पूछेगा। देखिए, जब हम एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एनर्जी। सो अगर हम एनर्जी की बात बोल रहे हैं तो एनर्जी में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, तो एनर्जी में हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये अपना एनर्जी है, और एनर्जी को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, एनर्जी को हम लोग अगर फील करना चाहें कि व्हाट डू मीन बाय एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, तो देखिए आपके पास कुछ भी खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, कुछ भी आप वर्क करते हैं तो एनर्जी होता है, तभी आप वर्क करते हैं। तो एनर्जी को हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल ये आता है कि एनर्जी का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, मतलब कैसे हम एनर्जी के फार्मूले से मतलब अगर मान लो हमारे पास मास है, जैसे मान के चलो हम आपसे एक एग्जांपल बोले कि देखो जी ये 1 किलो कोई फ्रूट है, और 1 किलो फ्रूट को आप खा रहे हो तो कितना एनर्जी मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके सवाल आएंगे। या मान के चलो कि दूसरा पूछता है कि वेव के रूप में होगा, तो सर वेव क्या होता है, तो आपको एनर्जी से पहले हम वेव आपको समझाते हैं कि वेव क्या फॉर्मेट में होता है। देखिए, अगर आप वेव की बात करते हैं, वेव को हिंदी में तरंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। वेव एक ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे कि सिग्नल्स, जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो, तो भाई मोबाइल पे बात करते हो तो क्या ये सारी चीजें दिखाई देता है आपको, नहीं दिखाई देता ना। तो ये क्या है, वेव। अगर आपको चश्मा पहना दिया जाए और आपको बोले ऐसे चलो जी, ऐसे करके चलो, आप देखोगे ना इतने सारे वेव आपको दिखाई देंगे, इतने सारे वेव आपको दिखाई देंगे, दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, क्या अरे यार बहुत सारा वेव है ये तो, क्योंकि हर जगह है सिग्नल से। अब मान लो कि मैं एयरटेल का फाइबर यूज करता हूँ, वाईफाई का, इसका अलग सिग्नल होगा। अगर मैं जियो का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेटवर्क है, तो उसका अलग सिग्नल होगा। रेडियो, जितने आप एफएम रेडियो बजाते हैं उसका अलग सिग्नल होगा। इसके अलावा आप टीवी जो चलाते हैं अलग अलग चैनल्स का, उसका अलग होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज इसी के अंदर है, 555 के अंदर ही है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो वेव का आपको बता रहा हूं, ये सारे वेव के फॉर्म में होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेव दिखता कैसा है। तो अगर वेव का फॉर्मेट देखेंगे तो वेव कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम इस फॉर्मेट को लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, इस तरीके से इस फॉर्मेट को लेते हैं और इस फॉर्मेट का अगर हम दिखाने की कोशिश करें, तो इसमें पता क्या क्या चीजें आपको दिखेगी, उसको समझिएगा। जो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, सबसे पहली चीज देखिए, ये आपको जो टॉप का दिख रहा है ना, इसको क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। नीचे ट्रफ हो गया ये। अब यहां पर देखिए, जब आप वेव की बात करते हैं तो ये जो बीच का येलो लाइन आपको दिख रहा है ना, इस येलो लाइन के ऊपर देखिए, फिजिक्स में ना बहुत बेहतरीन तरीके से वेव का चैप्टर पढ़ना, पर यहाँ ज्यादा है नहीं, जितना है उतना हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे।
कभी आपने रेडियो मिर्ची सुना है? उसमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 98.3 हर्ट्ज रेडियो एफएम, ऐसा आपने सुना है ना? 106 होता है, 98.3 होता है, 95 होता है, ऐसे करके आपने ये चीजें यानी हर्ट्ज में आपने सुना है। और उसको जब हम मैच करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, तो उस पार्टिकुलर स्टेशन से हमारा कनेक्शन हो जाता है और वहां पर जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उस प्रोग्राम को हम सुन पाते हैं। ऐसा ही होता है ना? जैसे पहले के टाइम में लोग रेडियो बजाते थे और शाम के टाइम में बजते थे, बोले अभी अभी शाम के 7:30 बजे हैं और आप आकाशवाणी पे सुन रहे हैं समाचारों का सिलसिला। और उसके बाद वो न्यूज पढ़ना शुरू करेगा, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यहाँ पर ये चीजें। तो आप कैसे सुन रही है सारी चीजें? तो ये सारी चीजें आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपने उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी आपको बताएंगे, यहाँ पर वो सारी चीजें हम क्लियर करने की कोशिश आपको करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे एक वेव के रूप में अगर हम बोलेंगे, एक सिंगल कैसे वेव बोलते हैं, तो समझिए इसमें वेव लेंथ एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दो आपको टर्म याद रखना है, 2-3 टर्म है लेकिन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो वेवलेंथ है जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूं, एक तो वेवलेंथ है, क्या है? वेवलेंथ है जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से भी डिनोट करते हैं या इसको न्यू, ऐसे न्यू से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में चाहे वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी हो, इसको फील करते हैं होता क्या है और इस पिक्चर का इनका क्या रिलेशन है। तो देखिए जब आप कोई भी एक वेव स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट में जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो इसको एक सिंगल कंप्लीट साइकिल माना जाता है। कैसे? मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसको जो है एक लेमडा हम लोग कहते हैं, एक लेमडा हम उसको कहते हैं जिसमें कंप्लीट साइकिल बन जाए। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये क्वार्टर मैं आपको देखिए सामने बना रहा हूं, क्वार्टर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए नीचे में हाफ है, देखो मैंने नीचे में हाफ बना दिया, और फिर देखो ये क्वार्टर, इसको देखो मिला दिया। तो ध्यान से देखो एक एक साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि आप वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। चलो इंग्लिश का ही टर्म लेते हैं, वेव का लेंथ यानी वेवलेंथ। इसको नॉर्मली हम लोग मीटर में कैलकुलेशन देते हैं, अगर आप इसको दोगे तो मीटर में देंगे, चूंकि ये डिस्टेंस होता है नॉर्मली, तो भाई आप मीटर में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं। हालांकि वेव इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि मीटर सेंटीमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो मीटर सेंटीमीटर का कोई मीनिंग, कोई मतलब यहाँ पर नहीं जाता। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं जरा। अब ध्यान से देखिए जरा, तो आपने कहा कि कहीं से भी स्टार्ट कर दे। सर एक बात बताइए, अगर हम यहां से स्टार्ट कर दें तो आधा ये और आधा ये, तो क्या इतना हमारा एक लेमडा कहलाएगा? बिल्कुल, इसको एक लेमडा हम लोग कह सकते हैं। यानी कहीं से भी आप स्टार्ट करो, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं से भी आप स्टार्ट करो और आप अगला वहां तक पहुंचो जहां तक एक सर्किल आपका कंप्लीट हो जाए। चलो देखिए, अगर आप एक तरफ लेते हैं और दूसरा लेते हैं, तो यहां से यहां लेंगे तो भी एक लेमडा कहलाएगा। ये ध्यान सुनो, यहां से यहां जाएंगे तब भी एक लेमडा कहलाएगा। रीजन, क्योंकि देखिए क्वार्टर इधर, वो हाफ हो जाएगा, ऊपर का हाफ हो जाएगा। तो चलिए, आपने लेमडा के बारे में समझ लिया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम आपको समझाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, अब मैं बोलते हैं ना कि वो अक्सर यहाँ आया करता है फ्रीक्वेंटली, है ना, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंटली? फ्रीक्वेंसी मतलब एक आप हैबिट बोल सकते हैं, एक ऐसा चीज जो रिपीटेड है ना, जिसको आप मैथ में भी पढ़ते हैं बारंबारता, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, मतलब कोई भी काम कितनी बार रिपीट हुआ है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली, ये सारे इसी वर्ड से निकला है, फ्रीक्वेंसी वाले टर्म से ही निकला जब आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब से आपका पंखा चलता है, आपके घर में देखिए वो पंखा होगा, तो उस पंखे में आप देखिए कि जब आपका पंखा चल रहा है तो एक सेकंड में कितना साइकिल वो कंप्लीट करता है। हेलो, हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड? दैट नंबर विल कॉल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फैन। उस पंखे की फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे। अब किसी को थप्पड़ मार रहे थे और मारते जा रहे थप्पड़ एकदम से, और उसको देखिए एक सेकंड में कितना थप्पड़ उसको लगा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। पर ऐसा करना मत। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं। देखिए ऐसे ऐसे वेव चल रहा है, ऐसे करके, है ना, ऐसे वेव चल रहा है, ऐसे वेव चलते जा रहा है, ऐसे वेव चल रहा है।
तो अब वेव चलेगा तो धीरे धीरे थोड़ी नहीं चलेगा, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी चलेगा, वो चलेगा तो भाई अपना एक स्पीड होता है ना वेव का, अपना जिस मीडियम में चलता है, तो अब पढ़ेंगे स्पीड होता है वेव का। तो भाई अगर ये चल रहा है तो देखना होगा कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स कितना है, नंबर ऑफ कितना साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है, और इसी टर्म को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसी टर्म को बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। तो दोनों ही चीजें आपने क्लियर कर लिया कि भाई हम जब वेवलेंथ आते हैं तो क्या है, फ्रीक्वेंसी आते हैं तो क्या है। अच्छा एक वर्ड और आपको क्लियर कर देते हैं, आई होप आपको वो चीजें कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे समझाने की कोशिश करो। यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाए, ब्लू कलर लेते हैं। देखिए ये जो आपको ये दिखता है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। कोई भी वेव जब हम डिजाइन करते हैं तो वो जितना ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा उतना ही नीचे की ओर होता है। ऊपर को हम प्लस लेते हैं, नीचे को हम लोग माइनस लेते हैं। नॉर्मल ग्राफ का भी यही सीन होता है अपना, राइट। तो अब यहां पर जब आप देखते हो कि इस तरह का डिजाइन हो रहा है, इस तरह की चीजें जा रही है कि ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा, हमने ये सारी चीजें पढ़ा कि हाँ ठीक है ये वेव है, कुछ इस तरह का जाता है, ऐसे जाता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और कुछ चीजें यहाँ पे। तो हम बैक हो जाते हैं जरा, बैक होके अब आपको बताते हैं एनर्जी को लेकर। तो हमने आपको बोला था कि देखिए जो एनर्जी है अपना, उस एनर्जी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमें ड्यूअल नेचर में जाना पड़ेगा। ड्यूअल नेचर मतलब जानते हैं क्या होता है? ड्यूअल नेचर का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का दो नेचर होता है। जैसे कि हम एक पार्टिकल है तो हमारा भी दो नेचर है। आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे, या ड्यूअल नेचर का आप पढ़ेंगे, स्पेशल साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था डी ब्रॉगली का पढ़ेंगे। बोले फेमस है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान के चलिए सड़क पे एक बाइक चल रही है, ध्यान सुनना, सड़क पे ना एक बाइक चल रही है। तो अगर सड़क पे बाइक चल रहा है ना, तो वो बाइक अगर मान लो ठीक ठाक स्पीड में चल रहा है, जैसा कि चलता है तो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर हो गया? पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन बाइक की स्पीड इतनी कर दी जाए, इतनी कर दी जाए, इतनी कर दी जाए कि पलक झपकते ही वो निकल जाए। मेरे बात ध्यान सुनना, बाइक की स्पीड इतनी कर दी जाए कि पलक झपकते ही वो निकल जाए, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा ना। तो उसको बोलते हैं कि यार ये तो वेव नेचर हो गया। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक कोई भी पार्टिकल में एक साथ दोनों रहता है, बट डोमिनेंसी देखा जाता है कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है। जनरली जब पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, मास ज्यादा होता है, तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर ज्यादा दिखाई देता है और वेव नेचर बहुत ही कम होता है। और अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, कितना छोटा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, कितना छोटा मास है, तो उसको फिर हम पार्टिकल के नेचर भी लेते हैं और ज्यादातर हम लोग वेव नेचर लेते हैं। तो मैं आपको दो फॉर्मूला ऐसे बताने जा रहा हूं जिसमें आप दोनों ही नेचर के हिसाब से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मास मालूम है तो उस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ यानी कि आपका वो वेव नेचर पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। जो पहला फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं आपको, ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, और ये दिया था me इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी का स्क्वायर। यहाँ पर c जो था स्पीड ऑफ लाइट था। क्या था ये? c स्पीड ऑफ लाइट था, जो कितना होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये हम आपको रियलिस्टिक तरीके से बताएंगे, इस फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग आपको बताएंगे, इस फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, कैसे प्रैक्टिकली आप इसको फील करेंगे, और क्या वाकई में किसी भी मास को जो हम लेते हैं उस मास की इतनी एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है, क्या हम लोग उतना कन्वर्ट करते हैं, और अगर उतना कर दिया जाए तो क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि अगर आपका ये तो पार्टिकल नेचर हो गया, अगर वेव नेचर हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू AC बाई लेमडा, या एक तो ये फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू AC बाई लेमडा, या E इज इक्वल टू H न्यू होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से जो है आप बहुत ही आराम से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वाला अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आपके सिलेबस में है, आपके चैप्टर में है,
और 101% बता रहा हूं, इस पे सवाल आता है तो आता है। अगर आपने इस चीज को बढ़िया से सीख लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे सवालों को बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे। समझिएगा इसको ध्यान से। तो यहां पर क्या क्या टर्म है, देखिए वही लेमडा यानी कि वेवलेंथ, जो वेवलेंथ मैंने आपको बताया, और ये वही है फ्रीक्वेंसी अपना, जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, राइट। एज को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, फिक्स होता है इसकी वैल्यू, वो आपको याद कर लेना प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। एंड देन आफ्टर आप, कई बार सवाल में देता है, कई बार सवाल में नहीं देता है, तो हम उसके चक्कर में क्यों रहेंगे, है कि नहीं। और सी तो आप जानते ही हो, स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है अपना? स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू यहां पर मैंने बता दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आपको एक थोड़ा सा फील देने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, और इस एग्जाम्पल में आपको ये समझाना चाहेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान के चलिए हमारे पास एम की जो वैल्यू है, मास 1 kg है, कोई भी 1 kg फ्रूट ले लीजिए, 1 kg चावल ले लीजिए, 1 kg आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स टोटली इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा है कि 1 kg में आप क्या लेते हैं यहाँ पे। अब आपको बोले कि 1 kg कोई भी सब्सटेंस को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो E = m 1 kg c² यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये तो 1 छोड़ ही दो, 9 × 10⁻16 जूल, जूल में आ गया ये पूरा। अब ध्यान सुनिएगा प्रैक्टिकली, यानी कि 9 लिखिए, यहाँ पे 9 लिखो, और 9 लिखने के बाद ना इस पे 16 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना जूल। आप सोच सकते हैं जरा, इतना जूल, यानी 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो इतना जूल एनर्जी दे सकता है। मतलब करते रहो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, खत्म, कहां गिनती ले जाओगे। मतलब 1 kg सब्सटेंस के पास इतनी क्षमता है कि वो इतना सारा एनर्जी रिलीज कर सकता है। बट नाउ क्वेश्चंस अगेन, सवाल वही है कि क्या हमारे पास कोई सिस्टम है जिससे कि हम 1 kg के सब्सटेंस को इतनी एनर्जी दे सकते हैं। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत हैं, वो टॉपर आ सकता है, 19 एबव आ सकता है, बट अगेन क्वेश्चन इज सेम कि क्या वो सही रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो सही जगह पढ़ाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं उसका टाइम खराब हो रहा है। सही जगह पे आएगा तो बेवकूफ बच्चे भी, नालायक बच्चे भी टॉपर हो जाते हैं, और गलत जगह पे हो, उसका टाइम खराब हो, तो टॉपर वाला भी बेवकूफ बन जाता है। तो वो वही चीज डिपेंड करता है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर, अभी जर्नी स्टार्ट है। कुछ यूरेनियम या बाकी ऐसे चीजें हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, उस पर काम हो चुका है, और जर्मनी, जापान और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो उन्हीं सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो है अपने देश की बिजली तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम अभी नहीं है, 1-2 जगह पर है, बाकी कोयले से ही बिजली बनती है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके चैप्टर पे, और आपके चैप्टर में क्या क्या चीजें एक बार उसको देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ड्यूअल नेचर मैंने आपको बता दिया, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले वेव नेचर में आएंगे, तो वेव नेचर में लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज, को चार्ज इलेक्ट्रिकली पार्टिकल्स मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड transmitted, these fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, है ना, रेडियो वेव्स वगैरह हो गया आपका। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, देखिए इस प्रॉपर्टीज में एमसीक्यू क्वेश्चंस जब आपसे पूछेगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसमें आएगा, अटैक करेगा, तो पीछे जो फॉर्मूला बताया था वहां से अटैक कर सकता है, कुछ न्यूमेरिकली अटैक कर सकता है आपको। अब यहाँ पर आएगा जैसे दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका देखिए एक पिक्चर खाली आपको बता देते हैं कि कैसे जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होता है। देखिएगा, समझिएगा, पिक्चर खाली आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे दिखा दूं, देखो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखा दूं, ठीक ऐसे दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। देखिए एक का प्लेन ऐसे है
और एक का प्लेन ऐसे, समझिए, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? आप सोचिए ना, एक का प्लेन कैसे ले रहे हैं, ऐसे, और एक का प्लेन ऐसे ले रहे हैं। दो बुक लीजिए, एक ऐसे रखिए, एक इसके ऊपर ऐसे रखिए, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री। तो एक का तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया फॉर्मेट आपका। अच्छा, दूसरा का आपको हम बना के दिखाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ऐसे ही हम रेंडमली बना के दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पर। एक आप 90 डिग्री का जाएगा, यहाँ तो लिखा दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, दोनों ही 90 डिग्री पे होते हैं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत सारे काम है। अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर साउंड वेव और वाटर वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, कैन मूव इन वैक्यूम। जितने भी बाकी वेव वगैरह देखते हैं तो वो वाटर वेव, ये सारे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, आराम चल जाते हैं दिस टाइप। ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, पूरा नोट्स आपके पास है। मैं आपको मेन चीज केवल आपको बता रहा हूँ, जैसे वेवलेंथ लैम्डा, तो वेवलेंथ लैम्डा मैंने आपको बता दिया कि बहुत छोटा होता है, तो भाई उसको मेजरमेंट करने के लिए नैनोमीटर, एंगास्ट्रॉम, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि जैसे कि अब हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं, जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, जब हम पिकोमीटर की बात करते हैं, तो क्या इनके वैल्यूज हमें पता है? क्या इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम चेंज कर पाएंगे क्या? जैसे अगर हम पिकोमीटर की बात करते हैं तो हम 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर से मीटर में कन्वर्ट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 होता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है क्वेश्चंस को क्रिएट करने का, इन्हीं चीजों में करता है वो। देखिए सारे वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। फ्रीक्वेंसी आपको बताई कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फार्मूला C/λ होता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। वेलोसिटी क्या हो गया, तो वेलोसिटी तो नॉर्मल होता है क्या, डिस्टेंस, और नीचे टाइम हम ले लेते हैं, तो वही सारी चीजें लिखा है और उसका लिखा है। बाकी वेव नंबर हो गया, वेव नंबर एक टर्म है। वेव नंबर कुछ नहीं, जो वेवलेंथ होता है ना उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए बस। जैसे मान के चलिए कि वेवलेंथ लैम्डा है, तो नॉर्मल लैम्डा जैसे नैनोमीटर में है, पिकोमीटर में, किसी चीज में है, तो उसको क्या करो ना, ऊपर 1 लिखो, नीचे लिखो वेवलेंथ। जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप वेवलेंथ का रेसिप्रोकल करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है, चाहे जो भी वैल्यू आए, उसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। और वेव नंबर कैसे डिनोट करते हैं, तो नॉर्मल ये फ्रीक्वेंसी का साइन होता है, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, बात खत्म। एम्पलीट्यूड आपको बता दिया मैंने, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड जितना कोई भी वेव जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुछ चीजें दी गई, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इस तरह से दिया है यहाँ पर। हाँ हाँ, फिजिक्स में भी ये टॉपिक है, तभी तो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद जो है फिजिक्स वाला भी आपके लिए आसान होगा। हालांकि फिजिक्स वाला थोड़ा एडवांस है, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये सारी चीजें पढ़नी होती है, बट यहाँ पर जो है उस तरह की चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें देखिए दिया गया है, कौन कौन सा जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर। लेमडा डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। देखिए एक बार में ना एक ही चीज होगा, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लेमडा घट जाएगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी, अगर आप बोलते हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सो व्हाट डू मीन बाय ज्यादा फ्रीक्वेंसी? अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, और कम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों ही चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं आपको एक समझा के दिखाता हूं, यहां पर कंफ्यूज कर सकता है आपको। एक बार में देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ उल्टा वो घटेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब खेलने के लिए कहीं जाते थे तो दूर चले गए, है ना, कहीं दूर दूर खेतों में, फील्ड में खेलने चले, गांव में खेलने चले गए, तो बारिश का मौसम होता था, तो देखते थे अरे बारिश आने लग गई, अब क्या है ना, अब घर जाना है, जल्दी जल्दी घर जाना है, तो दौड़ना शुरू करते थे। क्या करते थे, दौड़ना शुरू करते थे। तो भाई जब दौड़ना शुरू करते थे ना, तो उस दौरान पे क्या होता था कि लंबी लंबी छलांग लगाते थे, है ना, लंबे लंबे छलांग लगाते थे ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो आप देखो, अगर एक वेव ऐसा है, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं, यहीं पर बना देता हूं, देखो यहीं पर बना देता हूं, ध्यान समझना है इसको कि इसका क्या फंडा है। यहाँ पर यहाँ कंफ्यूज आपको कर सकता है ये। देखिए अगर एक वेव ऐसा है जो ऐसे चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा बना दिया, चलो छोटा बनाते हैं, पर दूर दूर बनाएंगे। इसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। एक वेव हमने ये बनाया, ठीक, एक वेव ये बन गया यहाँ पे,
दूसरा वेव और बनाते हैं इस तरीके से। ये दोनों वेव को ध्यान से समझना है, यहाँ पर एकदम पूरा फील करवाएंगे आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने में, और इन चैप्टर्स में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये एकदम थ्योरेटिक कर देंगे, आपको डन कर देंगे। देखिए अगर यहां से यहां बात करते हैं और इसको मैं अगर लेमडा 1 बोल दूं, और यहां से यहां कहीं भी ले लो, इसको अगर मैं लेमडा 2 बोल दूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले में ना वेवलेंथ ज्यादा है ना, और नीचे वाले में क्या है, वेवलेंथ कम है। तो भाई अगर ऊपर वाले में ज्यादा वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो लंबा लंबा छलांग लगा रहा है ना, तो उसको मतलब आप अगर देखोगे 1 सेकंड में तो कम बार साइकिल कंप्लीट करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये छोटे छोटे चलेगा, छोटा 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 ऐसे करके चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। तो ऐसा चल रहा है, छोटा 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 चल रहा है, यानी कि आप देखोगे नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गया। वेवलेंथ छोटा है ना, तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गया यहाँ पर। हाँ ये भी आप बोल सकते हो, इट्स डायरेक्टली, मैं आपको केवल प्रैक्टिकली फील समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझना चाहोगे तो क्यों, आखिर इसका रीजन क्या होता है, ये मैंने केवल आपको समझाया। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि रेडियो मिर्ची में है ना, जो एफएम आप सुनते हैं, तो उस एफएम में क्या होता है, कम फ्रीक्वेंसी वाला आपको बढ़िया क्लियर वॉइस सुनाई देता है जो रेडियो एफएम आप सुनते हैं, या किसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको सुनाई देता है। कुछ ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जैसे कि 98.3 रेडियो एफएम, 95 और 106, विविध भारती साइड 105 या 106 होता है ये, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सबसे कम वाला बेटर होता है जिसपे क्लियर हम सुन पाते हैं, या ज्यादा वाला? कभी प्रैक्टिकली फील किया है आपने इस चीज को, कभी देखा है, सोचा है कभी? ठीक है, तो आपको क्या लगता है सबसे कम वाला बेटर होता है? चलिए जवाब आप दे दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। कभी प्रैक्टिकली फील किया है? तो भाई ये सारी चीजें हो गई, और क्या लगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। पार्टिकल नेचर पे आ जाते हैं जरा। अब तक हमने पढ़ा वेव नेचर, हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में जो पैटर्न होगा उसमें जो है आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे देगा कि भाई इसका ये वेवलेंथ है, सो इनके फ्रीक्वेंसी को आप ऑर्डर में, ऐसा सवाल आ सकता है, ऑर्डर में क्रिएट कीजिए। अभी एक बच्चे ने मुझे उसमें किया कि सर आप बुक अपना लिखिए, तो मैंने कहा कि मैं बुक लिखूं तो उसको तो किसी पब्लिशिंग हाउस में छपवाना पड़ेगा है, तो कहा ठीक है अब बनाइए, प्रयास रहेगा। अब बुक छापूं चाहे नहीं छापूं वो तो ठीक है, मेरा है कि मैं बुक अभी लाऊंगा मार्केट में, लेकिन फिलहाल नया सैंपल मैं खुद तैयार करूंगा। मुझे अच्छे से पता है, इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एनआईएस हमें अपॉइंट करता कि आप क्वेश्चन सेट कीजिए, या एनआईएस के टीचर कैसे कर रहे होंगे, तो ये उस वे में सोचने की कोशिश करता हूँ। तो उस वे में जब करूंगा तो ऑटोमेटिक जो है 60-70% मैच कर जाता है, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये जा सकते हैं, वो सारे लाइव क्लास में करवाएंगे। आपने जवाब दिया है 98.3, आप ध्यान सुनिएगा और फिर से बताइएगा। इस सवाल को आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं, और चेक कीजिएगा एफएम चला के जरा कि किस में कम में सुनाई देता है या ज्यादा सुनाई देता है। नाउ नेक्स्ट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह दिया है यहाँ पर, क्या पार्टिकल नेचर जाएगा, जिसमें ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह दिया है यहाँ पर, एससी बाई लेमडा, सारा मैंने आपको बता दिया। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, मैंने बताया था, बोला था ना कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होता है, आप उसको याद रखिएगा। और कितना याद रखिएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए। चैप्टर पढ़ रहे तो ऐसा नहीं पढ़ा, ठीक है सर ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम कूल होके पढ़िए, एक्साइटमेंट अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, उमंग नहीं है, तो आप क्या चैप्टर पढ़ेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है आपको इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, वो मैं डेवलप करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, बस आपको क्या है अपनी एनर्जी को हाई रखनी है। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, सब बता दिया, एवरीथिंग ओके, क्या कैसे जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे देखिए एक सवाल यहाँ पर है जो इस तरह के सवाल है, पढ़ते हैं सवाल को। देखिए इस तरह एक क्वेश्चन है, यही एमसीक्यू में दे देगा तो भी चलेगा, नॉर्मल दे देगा तब भी चलेगा। क्या सवाल है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या सवाल दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, वहां आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, या ऑप्शंस आपको दे देगा।
तो आपको मैंने क्या बोला था कि एक एंगस्ट्रॉम मैंने बोला था ना 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना भी वेवलेंथ का टर्म देगा, चाहे पिकोमीटर हो, नैनोमीटर हो, एंगस्ट्रॉम हो, भाई कुछ भी हो, सेंटीमीटर हो, सबको आप कन्वर्ट करना मीटर में। मैं क्या बोल रहा हूं, सबको कन्वर्ट करना मीटर में। याद नहीं है तो रट लो, नैनोमीटर 10⁻⁻9, पिकोमीटर की बात करेंगे 10⁻⁻12, एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 10⁻⁻10। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सीधा किया, जो आपको वेवलेंथ दे रहा है उसको आप क्या करना, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना। देन दो कांस्टेंट का इस्तेमाल यहां होने वाला है, एक h और एक c। h का आपने ऊपर पहले ही देख लिया और सवाल में भी देता है, कई बार सवाल में देता है, कई बार सवाल में नहीं देता है, पर आप इस भरोसे मत रहना कि सवाल में देगा। तो ये 6.626 जो भी वैल्यू है आप पुट कर देना। c का आप जानते हो, इसको सोल्व करना, आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा देखिए और क्वेश्चंस आपको बताते हैं, इस तरह का एक सवाल और आपको यहां बताते हैं, यहाँ पे हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब इस सवाल में इसने थोड़ा ट्विस्ट पैदा कर दिया, इस सवाल में थोड़ा सा इसको घुमा दिया। नॉर्मली सवाल जो पूछा जाता है वैसा पूछा जाता है कि इतना वेवलेंथ है तो एनर्जी कितना होगा, राइट, इतना फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी कितना होगा। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहला काम तो हम इसको सेट कर लेंगे, 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद जो है ये पूछा था कि हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट, तो सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम इसमें इसको सही कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये अब नॉर्मली क्या होता है, हम लगाते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, वो एक फोटोन के लिए होता है। फोटोन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन, मैं समझाता हूँ फोटोन का मतलब। देखते हैं कहीं बार बार का राहत सामग्री गिराया जाता है, हेलीकॉप्टर से ऐसे थैला गिरा दिया है ना, उसमें पूरा खाद्य सामग्री होता है, तो वैसे ही फोटोन के पास एनर्जी होती है। फोटोन एक पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स के अंदर, हालांकि केमिस्ट्री में अभी सिलेबस में नहीं है, बट वो पढ़ना होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अब मान के चलिए एक मेटल है, मेरे हाथ में एक मेटल है, कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मेरा मोबाइल है ना, लेट मी सपोज ये मेरा मोबाइल है ना, ठीक। क्या बोल रहे हैं आप जी, सर आज का क्लास में बहुत लेट हुआ है, क्या है चैप्टर, हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है और ये मेटल है, क्या है ये मेटल है, ध्यान सुनो। तो अब अगर ये मेटल है, ठीक, अब मान लो ये मैंने ऐसे रखा ऐसे, और यहां से लाइट आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है यहां से। तो ये जो लाइट आ रहा है ना, इस पे इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और इसी लाइट के अंदर पैकेट में एनर्जी होगा, एक पैकेट में फिक्स एनर्जी होगी, उसी को हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब अलग अलग लाइट में फोटोन का अलग अलग होता है। मान के चलिए, आप समझिए ना, अगर आपको बाहर कोई भी किसी की गरीबों की मदद करनी है, तो आप जो खाना पैक करवाएंगे वो आपका अलग क्वांटिटी और क्वालिटी हो सकता है। कोई और हो सकता है खाली कढ़ी चावल पैक करवा के दे दे, हो सकता है कोई उसमें राजमा चावल दे दे, हो सकता है कोई उसमें पनीर दे दे, हो सकता है उसमें कोई सलाद वगैरह मिला दे। तो डिपेंड अपॉन कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब ये फोटोन करता क्या है, जब ये फोटोन ऐसे आ रहा होता, आराम से आ रहा होता, धड़ 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 गिरा देते हैं ऐसे करके, एकदम ऐसे बटोर लेता, ले लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को लेगा, ये नहीं कि ये मान लो खाना गिर रहा है, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया और चल लिया, नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को लेता है। तो ये डिटेल चर्चा है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आपको बस समझा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ, तो जो लाइट आ रही है उसका 4000 एंगस्ट्रॉम है, और कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाइए। इसमें देखिए क्या आपको है, एन की वैल्यू पता करनी है। ई तो दे ही दिया आपको, कितना 1 जूल, बिल्कुल परफेक्ट है भैया, जूल में दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हम जूल में निकाल लेंगे। अब बचा एच की वैल्यू आप जानते हैं, बचा सी की वैल्यू आप जानते हैं, इसको सोल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा एन होगा, नंबर ऑफ फोटोन होगा, वो होगा 2.01 इंटू 10⁻18, इतना आपका जो है नंबर ऑफ फोटोन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, that which has higher energy, a photon of violet light with wavelength 4000 angstrom or a photon of a red light with wavelength 7000 angstrom। बिल्कुल पूछ सकता है भाई, दो मान के चलिए तुलना कर दिया, बताइए किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। एक का वेवलेंथ दे दिया, मान के चलिए यहाँ पर दे रहा वायलेट लाइट का, उसका आप बोलेंगे सर वायलेट लाइट का है वेवलेंथ, तो भाई लाइट तो फ्रीक्वेंसी है,
वेव के रूप में चलेगा ना, आप ये मानते हो ना कि ड्यूअल नेचर है, मानते हो ना, अगर आप दौड़ भी रहे हो तो आपके पास भी वेव है, लेकिन बहुत कम है, वो मास वाला पार्टिकल वाला ज्यादा दिखता है क्योंकि हमारा मास ज्यादा है। तो यहां पर देखिए सिंपल दोनों का हम निकाल लेंगे, जैसे कैलकुलेशन देने की भी जरूरत नहीं, इस तरह का ट्रिकी सवाल होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये गलती कभी मत करना, अगर खाली नॉर्मल पूछ रहा है कंपेयर करना है तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे ट्रिक में ही हो जाएगा। देखो पहले वायलेट लाइट का निकालो, क्या फॉर्मूला, ए सी बाई लेमडा, लेकिन वायलेट का, ठीक है ना। दूसरा रेड का निकालिए, ए सी बाई लेमडा, लेकिन रेड का, लेमडा हम किसका ले रहे हैं, रेड का ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, कुछ कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी सर दिख रहा है, देखो यहाँ एस सी और यहाँ पर एस सी, ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है, हाँ भाई कॉमन है ये। अब बचा क्या, नीचे, अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो वेवलेंथ है वो वायलेट लाइट का है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में वेवलेंथ दिया गया है वो रेड लाइट का दिया गया है। सो नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दी जाती है तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो डिवीजन करके छोटा वैल्यू देता है, आप जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने लिखा लेट बी सपोज, ऊपर फिक्स कर दिया 100 और यहां भी फिक्स कर दिया 100। अब एक बार मैं यहां पर 20 से डिवाइड करूंगा और एक बार मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा। मैंने क्या किया, ऊपर लिखा 100 100, डिनोमिनेटर को हमने फिक्स कर दिया, अंश को हमने पूरा फिक्स कर दिया ऊपर वाले को, नीचे हमने क्या किया, तो देखिए जो 20 है ये कट करेंगे तो ये 5 आएगा और इसको कट करेंगे तो 2 आएगा। मतलब एक चीज पक्का है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं ना आप। तो एक बात बताइए, इन दोनों को तुलना कीजिए। जैसे यहाँ सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि वायलेट लाइट का दे रहा है 4000, ठीक है, और रेड लाइट का दे रहा है 7000, रेड लाइट वाला ज्यादा, यानी कि रेड लाइट का कम हो जाएगा ना, फिर तो ये एनर्जी कम हो जाएगी, वायलेट लाइट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी वायलेट लाइट का, वायलेट का हायर होगा। तो देखिए हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, ना ही हमने कोई मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, कुछ नहीं किया, बस क्या है फॉर्मूला लगाया, ट्रिक लगाया, उसको देखा, सॉल्व कर दिया, बस इतना ही हमारा काम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेगा। जो देखिए, a photon of 300 nanometer is absorbed by a gas which then re-emit 2 photons. So one re-emitted photon has wavelength 400 nanometer. Calculate the energy of the other photon re-emitted. अब इस सवाल में क्या किया, देखिए करना, सवाल कौन बनाएगा, क्वेश्चंस कौन सोल्व कर पाएगा, जिसको बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा से होगा। क्वेश्चंस का पैटर्न कभी भी चेंज किया जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात सुनना, आपको साइकिल चलाना आता है, तो अगर बोलेगा सड़क पे साइकिल चलाने के लिए तब भी चला दोगे, पार्क में बोलेगा तब भी चला दोगे। एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा पथरीला होगा तब भी चला दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो जैसा भी पैटर्न देगा आप चला दोगे। वैसे ही अगर इस चैप्टर में आपको बैकग्राउंड अच्छा है, आपको मालूम है फोटॉन्स के बारे में, आपको मालूम है फॉर्मूला के बारे में, आप सवाल को समझ सकते हैं, जैसा भी सवाल देगा आप सोल्व कर दोगे। मेन फंडा ये होता है, ठीक है। सवाल को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मैं कहता हूं 4 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो और तब तक 3-4 बार में क्लियर हो जाता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। जैसे सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है एक फोटोन है जिसका जो वेवलेंथ दे रहा है वो 300 नैनोमीटर दे रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया यहाँ पर, तो भाई ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये फोटोन है और इसका वेवलेंथ दे रहा 300 नैनोमीटर, कोई फोटोन है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस, एक गैस से एब्जॉर्ब हो रहा है, विच देन री इमिट 2 फोटॉन्स। जब गैस उसको इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर 2 फोटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मेरी बात समझिएगा, यानी कि ये सिंगल है और ये फिर यही इस तरह के बराबर है। यहाँ पर ये सिंगल था और इसी को आपने इस तरह से कर दिया यहाँ पे, सेम चीज। तो जो एनर्जी इसका होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को इक्वल करने को ही तो आएगा, E1 और E2। बात समझिए, यहाँ पे एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ आपको दी गई है, कोई गैस उसको एब्जॉर्ब, मान लीजिए मैं गैस हूं, वो फोटोन आ रहा है 300 नैनोमीटर का, मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, और फिर यहां से मैं 2 फोटोन क्रिएट करूं, तो मेरी जो क्षमता है
है ना, जो मैंने इस 2 फोटोन को क्रिएट किया है, तो उन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, जितना एनर्जी मैंने ऊपर से लिया है। जैसे ऐसे समझिए, मान के चलिए कि ये 300 नैनोमीटर की जगह 300 रुपया है। अब 300 मान लो, या 1 लाख रुपया मान लो, 1 लाख रुपया मुझे किसी ने दिया और उसको मैंने 2 जगह खर्च कर दिया, तो 1 लाख रुपये को 2 जगह खर्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ेंगे तो 1 लाख के बराबर ही तो होगा। कहीं मैंने 30,000 खर्च किया होगा तो कहीं 70,000 खर्च किया होगा, या कहीं मैंने 40 खर्च किया होगा, कहीं 60 किया होगा, कहीं मैंने 50-50 किया होगा, तब भी 1 लाख। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल आपको समझना है, तो 1 री-इमिटेड फोटोन हैज वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जिसमें से एक का दे रहा है 400 नैनोमीटर, एक का दे रहा है आपको, और बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अदर फोटोन, इसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी। ये वाला सवाल पूछ रहा है बस। तो हम सिंपल ये फंडा लगाएंगे ना, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हम लगाएंगे। देन आफ्टर अपना E का फॉर्मूला SC बाई लेमडा, यहाँ SC बाई लेमडा 1, SC बाई लेमडा 2, पूरा कैलकुलेशन देंगे, SC कट जाएगा, जितना सब निकाल लेंगे जो भी आपको निकालना है। यहाँ से लेमडा निकाल लो, और लेमडा निकालने के बाद उसको फिर एनर्जी निकाल दो। इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक नया टर्म स्टार्ट होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली ये अरेंजमेंट होता है वेवलेंथ का, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपने पढ़ा ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपने पढ़ा होगा। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा कोई विजुअल लाइट, व्हाइट लाइट जब आती है तो वो जब प्रिज्म से गुजरता है तो इस तरीके से जो है, इस तरह से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और इसका पढ़ते हैं विबग्योर, पढ़ते हैं ना विबग्योर, या बैजानी हपी नाला, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे भी आपका जाए, जैसे नॉर्मल जाता है विबग्योर, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस सीक्वेंस में हमें दिखता है, इस सीक्वेंस में हमें चलता है, जो स्क्रीन पे आपको दिखा था। इंद्रधनुष जो आप देखते हैं वहां पर आपको दिखाई देता है, इन सारी जगह पे आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब इसी में एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रम दिया है यहाँ पर। सो इमिशन स्पेक्ट्रम में वही यहाँ पर दिया है, इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। जब तक एनर्जी लेगा नहीं तब तक कहां से रेडिएशन निकालेगा। मैंने आपको समझाया था ना वो पिछले क्लास में, कि कैसे जो है एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है और उसको जब फोटोन से एनर्जी मिल जाती है तो सीधे भाग जाता है ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, और वहां जाने के बाद जो है उसे एहसास होता है कि यार यहाँ स्टेबल नहीं है। लेकिन गांव वाले से तो बोल कर आया था कि तुम लोग की औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम अमीर हो गए, हम ऊपर स्टैंडर्ड वाला जगह पे रहेंगे। अब सोचता है कि वापस गांव घर चलते हैं, तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो जितना रिक्वायरमेंट उसका था उस गांव घर में, उस सेल में रहने के लिए, उतना तो रखता है, बाकी एनर्जी को वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो पहले एब्जॉर्ब किया है तभी तो रिलीज किया है यहाँ पे। तो स्पेक्ट्रम, रेडिएशन सब इसी से रिलेटेड है यहाँ पे। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, मैंने कहा एक्साइटेड, और नॉर्मली इसको ग्राउंड बोलेंगे। द स्टडी ऑफ इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रम को दो दिया है, एक तो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक लाइन इमिशन होता है। अब देखिए कंटिन्यूअस में आएंगे तो पता नहीं चलेगा, यहाँ से गया और यहाँ पर पूरा पूरा मिक्स रहेगा, तो कंटिन्यूअस हो गया, लगातार लगातार यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगर लाइन वाले में आएंगे तो लाइन वाले में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है। n इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं, जिसको के सेल भी कहते हैं, वो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेल या ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। ये डिटेल आपको सब चीज मिलेगा, जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है वो बस 1 या 2 दिन में तैयार हो जाएगा। पर्सनल बच्चे हमसे कांटेक्ट करके, मतलब पैसा पे करके खरीद रहे हैं व्हाट्सएप पे। अभी ये सिस्टम बंद कर देंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमसे कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, फिर वो हमें पे करे, उसके बाद हम उसको करें। तो अब ये चीजें टाइम नहीं, बहुत बच्चे पूरे भारत का कवर करना होता है, तो इसलिए तो हमने ऐप लॉन्च किया कि भाई ऐप पे जाइए, वहां आपको दिखेगा ये आपका ये है, वहां जाइए परचेज कीजिए, बात खत्म। तो अभी 1-2 दिन में वहां पर आ जाएगा। तो वहां पर डिटेल हमने दिया है, क्वांटम नंबर का स्पेशल वीडियो दिया है हमने, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्पेशल वीडियो दिया। लाइव क्लास में हम सिलेबस पूरा नहीं करवा सकते हैं, रीजन ये है कि लाइव क्लास में टाइमिंग बहुत कम होता है। हफ्ते में 3 क्लास है, अब इसके हिसाब से 3 महीने का एक शेड्यूल लेके चलते हैं, तो 1 महीना में 12 क्लास, तो 12 या 36 क्लास, एक्स्ट्रा भी लूंगा तो 40 क्लास। 40 क्लास में इतना बड़ा सिलेबस कहाँ से पूरा होगा। लाइव क्लास जो हम लेते हैं उसमें स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। लाइव क्लास में हम क्या करते हैं, लाइव क्लास में आपका पैटर्न मैच करवाते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है।
लाइव क्लास में हम क्या कराते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, आपको एकदम ठोक बजा के बढ़िया कर देते हैं एकदम से। तो रिकॉर्डेड सेगमेंट है वो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना केमिस्ट्री में कोई काम आपका नहीं होने वाला है। उसको पढ़ेंगे, उसको अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना, ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें हैं, ग्राउंड स्टेट का हो गया, एक्सटेंडेड स्टेट का हो गया, यहाँ पे ये सारे सवाल आपको पढ़िएगा, आपको दिखेगा यहाँ पर क्या कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का सारा चीज दिया है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर एक रिडबर्ग इक्वेशन दिया है यहाँ पर, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, और अगर इसकी हम बात करें, रिडबर्ग इक्वेशंस की बात करें, ये अक्सर इस पे सवाल आता है, और इसमें अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको बोला जाता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, अभी आपने पढ़ा था, इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, n1 वही हो गया 1 2 जो भी आप लीजिए, n2 उसका एक एक्स्ट्रा चला जाएगा। रिडबर्ग का यहाँ पर वैल्यू दिया है 109677 पर सेंटीमीटर, मीटर मिलेंगे तो इतना, जूल मिलेंगे 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। इस पे सवाल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही फोटो मैंने दिया है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का, लाइन वाले में लाइन बाय लाइन यहाँ क्लियर होगा, और कंटिन्यूअस में पूरा एकदम एक लाइट की तरह रहेगा यहाँ पे। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का पढ़ना है, ठीक है। नील्स बोर की थ्योरी इसलिए तो फेल हो गई, नील्स बोर की थ्योरी केवल और केवल ऐसे एटम पे काम कर रही थी जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कहना सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, नहीं हाइड्रोजन को H प्लस कर दोगे या H माइनस जो भी है H प्लस करेंगे, तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं। तो सिंगल प्रोटॉन वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल प्रोटॉन वाले सब्सटेंस पे नील्स बोर की थ्योरी काम कर रही थी, उसके आगे काम ही नहीं कर रहा था। तो बाद के दो साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली आया, हाइजेनबर्ग आए, इन लोगों ने ना उसको और आगे जो है वेव पार्टिकल को दिया, क्योंकि नील्स बोर की थ्योरी जो था, जो आपने पढ़ा कि सेल, एल सेल, एम सेल, वो पार्टिकल नेचर तक तो ठीक था, पर वो पूरी तरीके से वेव नेचर पे काम नहीं कर पा रहा था। तो रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर आए थे ना, जो उसके कॉन्सेप्ट मॉडल हर चीज को सुधार दिया था। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि नील्स बोर का जो पोस्टुलेट्स है, जो नील्स बोर की कॉन्सेप्ट्स बताएं वो 100% बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उसमें भी कुछ त्रुटियां थी जिसको बाद के साइंटिस्टों ने सही किया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए कुछ सीक्वेंस और सीरीज यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन का, जिसमें पहला सीक्वेंस आपको लेमन सीरीज है, वाल्मर सीरीज है, पास्चन है, ब्रैकेट है, पीफंड है। इसका मीनिंग हम आपको समझा देते हैं कि इसको कब हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे जाता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, राइट। तो जैसे कि हम लेमन सीरीज की बात करते हैं, पास्चन सीरीज की बात करते हैं, तो फार्मूला वही रहेगा। देखिए ये वाला आपको समझना पड़ेगा, ये इसको तो छोटा कर देते इतना कि स्क्रीन पे आ जाए, आई होप ठीक है, इतना में आ जाएगा यहाँ पर और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, लाइन बताते हैं। देखिए ये नीचे का लाइन है और ये जो लाइन है ये n इज इक्वल टू 1 है। कितना है, n इज इक्वल टू 1 हो गया। ये n इज इक्वल टू 1 बोले तो k सेल, सबसे पहला सेल हो गया k सेल आप बनाते हैं, देन l सेल बनाते हैं, फिर m सेल बनाते हैं, फिर n सेल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं बताइए। अच्छा दूसरा देखिएगा जरा यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, टेढ़ा ना हो जाओ भाई। ये देखिए ये n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पर। अभी ये वाला लाइन पर भी आएंगे, ये लाइन क्या है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा, देखिए क्या बात है, ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 4 है ना, और यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आपका आ गया n इज इक्वल टू 5, और ये देखो n इज इक्वल टू 6 तक पिक्चर में दिया है। ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 6। इस पे जो सवाल आएगा ये सब याद रखना पड़ेगा कि लेमन सीरीज कितना से कितना है, कौन कौन सा वाल्मर सीरीज है, कौन पास्चन सीरीज है, और ऊपर में इन्फिनिटी दे दिया है। जो सबसे ऊपर का दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे इसको ऐसे तो बहुत नंबर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ n इज इक्वल टू इन्फिनाइट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने कहा ना बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड नॉलेज होगा उसके बाद बाकी सारी चीजें काम आसान हो जाएगा अपना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए अब मेरी बात ध्यान सुना, ये n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, और ये n इज इक्वल टू 2 है, ऊपर n इज इक्वल टू 3 है। तो आप समझिए मैं आपको अलग पिक्चर यहाँ बना के दिखाता हूँ।
ये n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 से मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसको बड़ा वो लगा जी, और वो जंप करके चला गया कहां पर, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे जाएगा, तो जाते वक्त का हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाते समय तो खुश होकर ऊपर चला जाता है। रेडिएशन का मतलब एनर्जी तो तब वो निकालता है जब वो टॉप से बॉटम में नीचे आ रहा होता है। तो जब ये बैक करेगा तो कैसा बैक करेगा, देखिए जब ये बैक करेगा बेचारा उदास मन से, तो देखिए n 2 से 3 पे, मतलब 2 से 1 पे आएगा। तो जो 2 से 1 पे आएगा, देखिए ये वाला लाइन है, कौन सा लाइन है ये लाइन है, देखिए ये देखिए मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये वो लाइन है जब ये n इज इक्वल टू 1 से 2 पे गया था, लेकिन वापस आते समय रेडिएशन कैसा निकालेगा, 2 से 1 पे। उसी तरीके से अगर ये n इज इक्वल टू 2 की जगह n इज इक्वल टू 3 होता, ये डायरेक्टली 1 से 3 में जंप कर गया, तो वापस वो 3 से 1 पे आता कि नहीं आता, आता ना वो। तो मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए ये n इज इक्वल टू 3 से 1 पे आ रहा है, देखो n इज इक्वल टू 3 से कहां आ रहा है, अरे भाई वाह वाह क्या बात है, 1 पे आ रहा है। उसी तरीके से अगर ये n इज इक्वल टू 4 होता, लेट बी सपोज क्या होता, n इज इक्वल टू 4 होता, ये 1 की जगह 4 पे जाता, तो फिर वो क्या होता, 4 से 1 पे आता। तो ये देखो 4 से 1 पे आ रहा है, ये देखो आ रहा, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस तरीके से जो है इसमें, इस जो भी सीरीज आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज के नाम से जानते हैं। लेमन सीरीज में एक चीज जो आपको कॉमन दिख रही है वो ये है कि यहां पर ये वाला फिक्स है, n1 इज इक्वल टू 1, ये फिक्स है, और बाकी n2 की वैल्यू बदलती रहेगी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो जाता है। तो मतलब एक चीज फिक्स कर दिया, 1 पे आएगा तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। सेम अगर मैं आपको और आगे बताऊं, कलर चेंज करके ब्लू कलर ले लेता हूं, देखिए अगर ये मान के चलिए ये n इज इक्वल टू 2 होता और ये n इज इक्वल टू 3 होता, मतलब 1 से नहीं 2 से 3 में जंप करता, तो फिर ये 3 से 2 पे आता ना, देखो ये 3 से 2 पे आता। वैसे ही अगर ये 2 से मान के चलो 4 में चला जाता तो क्या होता, ये 4 से 2 में आता ये। उसी तरीके से अगर ये 5 में जाता तो 5 से 2 में आता, 6 में आता तो 6 से 2 में आता। तो इस सीरीज को हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। ये विजिबल होता है, ये अल्ट्रावायलेट है, और ये विजिबल, देखिए इधर वाला रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वायलेट, ये विजिबल। पूछेगा इनमें से कौन सीरीज विजिबल है, तो देखिएगा बाल्मर सीरीज विजिबल होता है, जिसमें आपको सीक्वेंस मिलता है रेड का, ग्रीन का, ब्लू का, और इस तरह से आपको वायलेट कलर का मिलता है, ये हो गया। देन अगेन देखिए बाल्मर सीरीज में एक चीज कॉमन आपको दिखी कि यहां पर जो है n1 की वैल्यू 2 फिक्स है, n2 की वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे 2 से, देखिए जब भी n2 की वैल्यू होगा n1 से एक ज्यादा होगा, एक या उससे ज्यादा, से n1 की वैल्यू अगर 2 है तो n2 3 हो सकता है, n2 4 हो सकता है, n2 5 हो सकता है। कहने का मतलब समझते हैं कि 2 से कम नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो अपर से लोअर में आता है, जाने में तो लोअर से अपर में ही जाएगा, पर जो वापस आ रहा होता है, रेडिएशन निकाल रहा होता है, तो वो हमेशा जो है अपर से लोअर में आता है। इसी तरीके से पासन सीरीज है, अगर n इज इक्वल 3 पे होगा तो यही पूरा पिक्चर यहाँ पर ये समझाया गया, जो मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें देखिए ऐसे निकालते हैं, जैसे अब लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज के निकालते हैं ये वाला कि वेव नंबर कितना हुआ, इतना हुआ, इस तरीके से निकालेंगे। आप लेमडा भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए वेव नंबर आपको पता चल गया, उसको उल्टा कर दीजिए, लेमडा हो गया, लेमडा निकल गया तो एनर्जी भी निकल जाएगी। कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू SC/लेमडा। तो आपकी इच्छा है वो कैसे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लिमिटेशन आ गया बोर मॉडल का। तो मैंने आपको कहा था कि बोर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छे से उसने बता दिया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से मूव कर रहा है। मैं प्रोटॉन बोल रहा था, या इलेक्ट्रॉन रिटर्न स्टेटमेंट में हम देंगे, या जो भी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन वाले आइटम पर काम हो गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम की बात करते हैं, देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ हीलियम की, ध्यान सुनो। तो हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पता क्या बोलेगा, कहेगा अगर बोर मॉडल फॉलो करना तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो यहाँ He+ पे काम करेगा।
उसी तरह से अगर लिथियम मान लीजिए, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो और बना दो Li2+, तब ये काम करेगा। तो गलत बात है ना, अगर मतलब ये तभी काम करेगा जब उसके पास किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि बोर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेजेंस ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पेक्ट्रल लाइन को जो ब्रेक होता है वो बता नहीं पाता। ये आपका सिलेबस का नहीं है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, बस मैंने दे दिया यहाँ पे। तो देखिए इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए कौन आए, डी ब्रोगली साहब आए, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ जो है वेव नेचर भी जाता है। और इस पे सवाल अक्सर आता है, डी ब्रोगली का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, या डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है उससे ऊपर भी सवाल आता है, जो हम आपको करवाएंगे। बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड शेप, तो उस थ्योरी को बताने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। और यहां से फिर हमारा अगले क्लास में हम डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके सवाल करेंगे कैसे कैसे है। हाइजीनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे किया जाता है, देखिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। और आना ही आना है सवाल, 100% आना, मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल वगैरह। और यहाँ से क्वांटम मैकेनिकल जो भी है, मतलब चैप्टर बस ठीक है, ये प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरा का पूरा इसमें बताने की, समझाने की कोशिश करें जितना भी हो पाएगा आपका। तो बिंदास तरीके से क्या है, हमें पढ़ाई करनी है और बढ़िया